जय हिंद। रैपिड रिवीजन सीरीज़ के इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी बुद्धिज़्म के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे जैनिज़्म के बारे में। जैनिज़्म के बारे में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन डिटेल आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे वर्धमान महावीर के बारे में। तीसरा हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट एंड फिलॉसफी ऑफ जैनिज़्म के बारे में। चौथा हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ जैनिज़्म के बारे में। और फाइनली हम बात करेंगे अदर रिलेटेड थिंग्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में, या फिर ये कहें कि पूरे के पूरे जैनिज़्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। ये जो टर्म है जैनिज़्म, इसको डिराइव किया गया है फ्रॉम जिना या फिर जैना। जिना या फिर जैना का मतलब होता है कॉन्करर, कॉन्करर ऑफ डिज़ायर्स। ऐसा इंसान जिसने अपने डिज़ायर्स पर काबू पा लिया है उसे कहा जाता है जिना, उसे कहा जाता है जैना। जैनिज़्म का कोई भी सिंगल फाउंडर नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, बिकॉज आमतौर पर परसेप्शन ये है कि जैनिज़्म के फाउंडर के तौर पे महावीर का नाम लिया जाता है, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट क्या है कि जैनिज़्म का कोई भी एक सिंगल फाउंडर नहीं है। जैनिज़्म आउटकम है 24 तीर्थंकरास का। तीर्थंकरास का मतलब क्या होता है? ग्रेट लर्नेड मैन। ये सिंपल लैंग्वेज बोलें तो तीर्थंकरास का मतलब होता है द ग्रेट टीचर्स ऑफ जैनिज़्म। और ऐसे 24 टीचर्स हुए जिनको बुलाया जाता है तीर्थंकरास। सबसे लास्ट 24th तीर्थंकरा कौन हुए? महावीर हुए। और महावीर ने बात की मोक्ष के बारे में, महावीर ने बात की लिबरेशन के बारे में। 24th तीर्थंकरा कौन हुए? महावीर हुए। महावीर से जस्ट पहले 23rd तीर्थंकरा कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। और सबसे पहले तीर्थंकरा कौन हुए? ऋषभनाथ हुए, या जिन्हें आदिनाथ भी बुलाया जाता है। बहुत सिंपल, दो तीन चीज़ें। एक तो जैनिज़्म का कोई भी एक फाउंडर नहीं है। जैनिज़्म आउटकम है 24 तीर्थंकरास का। सबसे लास्ट 24th तीर्थंकरा कौन हुए? महावीर हुए। 23rd तीर्थंकरा कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। और सबसे पहले तीर्थंकरा कौन हुए? ऋषभनाथ हुए, या जिन्हें आदिनाथ भी बुलाया जाता है। ये बेसिक सिंपल सी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। फिर इसके बाद बात आती है कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। और ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ढंग से याद रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंसेस के बारे में। जैनिज़्म में गॉड के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया, गॉड के एग्जिस्टेंस को माना गया, लेकिन टिपिकल सेंस में गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं माना गया है। जैसे गॉड क्रिएटर है, गॉड डिस्ट्रॉयर है, इस सेंस में जैनिज़्म गॉड में बिलीव नहीं करता है। जैनिज़्म में सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसने अपने डिजायर्स को कॉन्कर कर लिया है, जिसने जिना के लेवल को अटेन कर लिया है, वही गॉड है। तो टिपिकल सेंस में तो नहीं, लेकिन हाँ गॉड के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है जैनिज़्म। बुद्धिज़्म गॉड के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, पूरे तरीके से रिजेक्ट कर देता है। बुद्धिज़्म ने कास्ट सिस्टम को, वर्ना सिस्टम को ओपनली कंडेम किया। जैनिज़्म हालांकि बात करता है इक्वालिटी के बारे में, लेकिन वर्ना सिस्टम को जैनिज़्म ने कंडेम नहीं किया। जैनिज़्म सोल के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है, आत्मा के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है, सोल के ट्रांसमाइग्रेशन में बिलीव करता है। बुद्धिज़्म सोल के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता है, सोल के एग्जिस्टेंस को पूरे तरीके से रिजेक्ट करता है। जैनिज़्म में कहा गया कि जिंदगी जीनी है तो कंप्लीट त्याग करना पड़ेगा। बुद्धिज़्म बात करता है मिडिल पाथ के बारे में, मध्यम मार्ग के बारे में। डिफरेंसेस अपने आप में इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैनिज़्म में गॉड के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया, बुद्धिज़्म ने गॉड के एग्जिस्टेंस को पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया। जैनिज़्म वर्ना सिस्टम को कंडेम नहीं करता है, बुद्धिज़्म वर्ना सिस्टम को कंडेम करता है। जैनिज़्म सोल के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है, बुद्धिज़्म सोल के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता है। जैनिज़्म बात करता है कंप्लीट त्याग के बारे में, और बुद्धिज़्म बात करता है मिडिल पाथ के बारे में, मध्यम मार्ग के बारे में। और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? दो सिमिलैरिटीज़ हैं। एक तो दोनों ही वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं, वेदास की अथॉरिटी को दोनों ही रिजेक्ट करते हैं। और दूसरा, दोनों ही उपनिषद्स की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड हैं, दोनों ही उपनिषद्स की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड हैं। डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज, इन दोनों को ढंग से दिमाग में रखना, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेजर जैन पिलग्रिमेजेस कौन से हैं? एक है दिलवारा टेम्पल, कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में। दूसरा पलीतना टेम्पल्स, कहाँ पर है? गुजरात में। फिर गिरनार है, कहाँ पर है? गुजरात में है। फिर शिखर जी है, कहाँ पर है? झारखंड में है। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है कि महावीर की कहानी क्या रही है। वर्धमान महावीर कहाँ पैदा हुए? कुंदलग्राम में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? कुंदलग्राम। वैशाली बिहार में एक जगह है कुंदलग्राम, वहाँ पे वर्धमान महावीर पैदा हुए। कब पैदा हुए? 540 BC में पैदा हुए। किस क्लेन में पैदा हुए? जंत्रिका क्लेन में पैदा हुए। ओरिजिनल नाम क्या था इनका? प्रिंस वर्धमान।
किस क्लेन में पैदा हुए? जंत्रिका क्लेन में पैदा हुए। ओरिजिनल नाम क्या था? प्रिंस वर्धमान। फादर का नाम क्या था? सिद्धार्था। और मदर का नाम क्या था? त्रिशाला। फादर का नाम क्या था? सिद्धार्था। और मदर का नाम क्या था? त्रिशाला। इनको टाइटल क्या क्या दिए गए? एक तो महावीर दिया गया टाइटल, महावीर का मतलब ग्रेट हीरो, महावीर का मतलब जिना। दूसरा टाइटल दिया गया जितेंद्रिय का, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने अपने सेंसेस को जीत लिया है, जितेंद्रिय का टाइटल दिया गया। और तीसरा टाइटल दिया गया निर्ग्रंथा का, ऐसा इंसान जो कि सभी बॉन्ड से फ्री हो गया है उसको बोलते हैं निर्ग्रंथा। तो निर्ग्रंथा का टाइटल दिया गया, जितेंद्रिय का टाइटल दिया गया और महावीर का टाइटल दिया गया। महावीर के साथ में जो सिंबल एसोसिएटेड है वो है लायन का। द सिंबल एसोसिएटेड विद महावीर इज ऑफ लायन। महावीर ने अपना घर छोड़ा 30 की उम्र में और घर छोड़ के महावीर पहुंचे पावापटना। कहाँ पहुंचे? पावापटना। पावापटना पहुंचे ये बैसाख महीने के 10वें दिन। बैसाख महीने के 10वें दिन महावीर पहुंचे पावापटना। पावापटना में 42 की उम्र में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। इनको ट्रुथ ऑफ लाइफ के बारे में पता चला, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो कैवल्य की प्राप्ति हुई, इनको प्राप्ति हुई साल के पेड़ के नीचे। किस पेड़ के नीचे? साल के पेड़ के नीचे। और किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। पावापटना में ही महावीर ने अपना पहला sermon भी दिया, पहला प्रवचन भी दिया। और 72 की एज में महावीर पास्ड अवे। कब? 468 BC में। कहाँ पे? पावापुरी बिहार में ही पास्ड अवे। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिमाग में रखना। महावीर कहाँ पैदा हुए? कुंदलग्राम वैशाली बिहार में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 540 BC में पैदा हुए। किस क्लेन में पैदा हुए? जंत्रिका क्लेन में पैदा हुए। ओरिजिनल नाम क्या है? प्रिंस वर्धमान। फादर का नाम क्या है? सिद्धार्था। मदर का नाम क्या है? त्रिशाला। टाइटल 3 मिले, कौन कौन से? एक तो महावीर, दूसरा जितेंद्रिया और तीसरा निर्ग्रंथा। महावीर के साथ में सिंबल कौन सा एसोसिएटेड है? लायन इज द सिंबल ऑफ महावीर। 30 की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा और कहाँ पहुंचे? पावापटना। पावापटना में 42 की उम्र में इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, ट्रुथ ऑफ लाइफ की प्राप्ति हुई। किस पेड़ के नीचे? साल के पेड़ के नीचे। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। पावापटना में ही इन्होंने अपना पहला sermon भी दिया और 72 की उम्र में ही पास्ड अवे 468 BC में। कहाँ पे? पावापुरी बिहार में। ये जो जैनिज्म है इसमें एक सिंबल है, ये वाला सिंबल, हैंड विद अ व्हील ऑन पाम। ये जो सिंबल है ये अहिंसा को सिंबलाइज करता है, ये नॉन वायलेंस को सिंबलाइज करता है। इस सिंबल के सेंटर में अहिंसा लिखा भी हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। अच्छा हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो। और होपफुली ये दोनों चीज़ें तो आपने कर ही दी होंगी बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा फिर इसके बाद बात आती है जैन काउंसिल्स के बारे में। 3 जैन काउंसिल्स हुई हैं। सबसे पहली जैन काउंसिल कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई? 3rd सेंचुरी BC में हुई। पाटलिपुत्र में हुई पहली जैन काउंसिल। ये जो पहली जैन काउंसिल है इसको प्रेसाइड किसने किया? स्थूलभद्रा ने किया। किसने प्रेसाइड किया? स्थूलभद्रा ने इसको प्रेसाइड किया। और आउटकम क्या निकला इस पहली जैन काउंसिल का? जैनिज्म के 2 टुकड़े हो गए, 2 ब्रांचेज इमर्ज हुई। एक हुए श्वेतांबर और दूसरे दिगंबर। पहली जैन काउंसिल कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। किसने प्रेसाइड किया? स्थूलभद्रा ने प्रेसाइड किया। आउटकम क्या निकला? एक ब्रांच हुई श्वेतांबर और दूसरी हुई दिगंबर। हेमचंद्र की प्रशस्ति प्रवन करके किताब है, उस किताब में इस पहली जैन काउंसिल के बारे में बातचीत की गई है। फिर हुई 2nd जैन काउंसिल, और 2nd जैन काउंसिल 2 जगह पे हुई। एक तो हुई वल्लभी गुजरात में और दूसरा मथुरा यूपी में। कब हुई? 512 AD में। 2nd जैन काउंसिल 2 जगह पे हुई, एक तो वल्लभी गुजरात में और दूसरा मथुरा यूपी में। कब? 512 AD में। और ये जो 2nd जैन काउंसिल है इसको प्रेसाइड किसने किया? देवरादि श्याम रामन ने। किसने? देवरादि श्यामा रामना ने इसको प्रेसाइड किया। और ये जो 2nd जैन काउंसिल है इसमें 12 अंगाज और 12 उपंगाज को कंपाइल किया गया, बेसिकली राइटिंग्स को कंपाइल किया गया। और फिर 3rd जैन काउंसिल हुई, इसको वल्लभी काउंसिल 2nd भी बुलाया जाता है। ये जो 3rd जैन काउंसिल है इसमें श्वेतांबर्स ने पार्टिसिपेट किया, और इसका मेन एजेंडा क्या था कि जैनिज्म की जो रिलीजियस बुक्स हैं, जो अगमाज हैं, उनके नंबर को थोड़ा सा कम करना है, रिड्यूस करना है, बेसिकली कंसोलिडेट करने की बातचीत की गई।
3 जैन काउंसिल्स हुई। पहली जैन काउंसिल कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में हुई। किसने प्रेसाइड किया? स्थूलभद्रा ने प्रेसाइड किया। और इसका आउटकम क्या निकला? जैनिज्म के 2 टुकड़े हो गए, एक तो श्वेतांबरा और दूसरे दिगंबरा। सेकंड जैन काउंसिल 2 जगह पे हुई, एक तो वल्लभी गुजरात में और दूसरी मथुरा यूपी में। कब? 512 एडी में। प्रेसाइड किसने किया? देवरादि श्यामा रामना ने प्रेसाइड किया। और थर्ड जैन काउंसिल को, जिसको वल्लभी काउंसिल सेकंड भी बुलाया जाता है, इसको श्वेतांबस ने ज्वाइन किया। और इसका मेन एम क्या था कि जैनिज्म की जो रिलीजियस बुक्स हैं उनके नंबर को थोड़ा सा रिड्यूस करना है। ये जो जैन काउंसिल्स हैं इनको भी दिमाग में रखना। फिर इसके बाद बात आती है कि महावीर के डिसाइपल्स कौन कौन हुए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि डिसाइपल्स को बुलाया जाता है गांधार्स। क्या बुलाया जाता है? गांधार्स। वर्धमान महावीर ने संवत्सरानास को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत की। संवत्सरानास का मतलब होता है प्रीचिंग पवेलियंस। जो पहला संवत्सराना वर्धमान महावीर ने ऑर्गेनाइज किया वो फेल हो गया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन दूसरा संवत्सराना इन्होंने ऑर्गेनाइज किया महासेना गार्डन पावा में, और ये दूसरा संवत्सराना बेहद सक्सेसफुल रहा। इनफैक्ट इस दूसरे संवत्सराना के दौरान महावीर की जो प्रीचिंग्स थी वो मासेस तक पहुंची, और इसी दूसरे संवत्सराना के दौरान 11 ब्राह्मण्स ने कन्वर्ट किया और अडॉप्ट किया जैनिज्म को। ये 11 ब्राह्मण्स के नाम हम देख सकते थे, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये कहता है कि नाम रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल तौर पे 2 चीज़ें याद रखो। एक तो डिसाइपल्स को क्या बुलाया जाता है? गांधार्स बुलाया जाता है। दूसरा, वर्धमान महावीर ने संवत्सरानास को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत की, और संवत्सरानास का मतलब क्या होता है? प्रीचिंग पवेलियन। महावीर ने त्रिपदी नॉलेज को इम्पार्ट किया। बेसिकली महावीर ने बात की 3 प्रोनाउंसमेंट्स के बारे में। कौन कौन से 3 प्रोनाउंसमेंट्स के बारे में बात की महावीर ने? एक तो महावीर ने बात की उपानिवा के बारे में। उपानिवा का मतलब होता है इमरजेंस। दूसरा, महावीर ने बात की वेगामेवा के बारे में। वेगामेवा का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। और तीसरा, महावीर ने बात की दुआ विवाह के बारे में। दुआ विवाह का मतलब होता है परमानेंस। बहुत सिंपल, महावीर ने बात की 3 प्रोनाउंसमेंट्स के बारे में, त्रिपदी नॉलेज के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात की गई उपानिवा के बारे में, इमरजेंस के बारे में। दूसरा बात की गई वेगामेवा के बारे में, डिस्ट्रक्शन के बारे में। और तीसरा बात की गई दुआ विवाह के बारे में, परमानेंस के बारे में। ये भी जो चीज़ें हैं इनको भी बेसिक तौर पे याद रखो। फिर इसके बाद बात आती है जैन टीचिंग्स और फिलॉसफी के बारे में। देखो, महावीर ने बात की राइट पाथ के बारे में, धर्म के बारे में। महावीर ने कहा कि हमें रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर फोकस करना चाहिए, दुनिया के त्याग के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, और हमें मॉरल कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वेदास की अथॉरिटी को पूरे तरीके से रिजेक्ट किया महावीर ने। महावीर गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि जैनिज्म में गॉड के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया है, लेकिन टिपिकल सेंस में नहीं किया गया है कि गॉड क्रिएटर है, डिस्ट्रॉयर है, उस सेंस में नहीं किया गया है। जैनिज्म में सिर्फ इतना माना जाता है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसने अपने डिज़ायर्स को कॉन्कर कर लिया है, जिसने जिना के लेवल को अटेन कर लिया है, वही गॉड है। तो गॉड के एग्जिस्टेंस को जैनिज्म में टिपिकल सेंस में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। जैनिज्म कर्मा में बिलीव करते हैं और सोल के ट्रांसमाइग्रेशन में, सोल के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। तो जैनिज्म में कर्मा को माना जाता है और सोल को भी माना जाता है। और जैनिज्म में ये कहा जाता है कि यूनिवर्स जो है वो फंक्शन करता है एज इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज। लिविंग एंटिटीज के साथ साथ नॉन लिविंग एंटिटीज को भी बराबर की इंपॉर्टेंस दी गई है जैनिज्म के अंदर। 2-3 बेसिक चीज़ें हैं। जैनिज्म में बात की गई राइट पाथ के बारे में, धर्म के बारे में, बात की गई रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया गया, गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं लेकिन टिपिकल सेंस में नहीं करते हैं, कर्मा में बिलीव करते हैं, सोल में बिलीव करते हैं। जैनिज्म में बात की गई 3 ज्वेल्स के बारे में, 3 ज्वेल्स जिनको बुलाया जाता है रत्न तराया। क्या बुलाया जाता है? रत्न तराया। कौन कौन से 3 ज्वेल्स के बारे में बातचीत की गई? एक बात की गई सम्यक दर्शन के बारे में। सम्यक दर्शन का मतलब होता है राइट बिलीफ। दूसरा बात की गई सम्यक ज्ञान के बारे में। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है राइट नॉलेज। और तीसरा बात की गई सम्यक चरित्र के बारे में। सम्यक चरित्र का मतलब होता है राइट कंडक्ट। तो 3 ज्वेल्स कौन से हैं? राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। जैनिज्म में बात की जाती है 5 कंस्ट्रेंट्स के बारे में। कौन कौन से 5 कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात की जाती है? एक बात की जाती है अहिंसा के बारे में, नॉन वायलेंस के बारे में। दूसरा बात की जाती है सत्य के बारे में, ट्रुथफुलनेस के बारे में। तीसरा बात की जाती है अस्तेय के बारे में, नॉट स्टीलिंग के बारे में। चौथा बात की जाती है अपारिग्रह के बारे में, नॉन एक्विजिशन के बारे में। और लास्टली बात की जाती है ब्रह्मचर्य के बारे में, चेस्ट लिविंग के बारे में। ब्रह्मचर्य की बातचीत की है लॉर्ड महावीर ने। 5 कंस्ट्रेंट्स जिनकी बात की गई है जैनिज्म में, नॉन वायलेंस,
ट्रुथफुलनेस, नॉट स्टीलिंग, नॉन एक्विजिशन और ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य की बात किसने की है? लॉर्ड महावीर ने की है। देखो 3 ज्वेल्स कौन से हैं? रत्न त्रयास कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और लाइफ में किन 5 कंस्ट्रेंट्स की बातचीत करता है जैनिज्म? अहिंसा, सत्य, अष्टेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैनिज्म में एक कॉन्सेप्ट और है, अनेकतावाद। अनेकतावाद जो है वो फंडामेंटल डॉक्ट्राइन है जैनिज्म का। बेसिकली जैनिज्म का ये कहना है कि दुनिया का जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है, उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, वो बेहद ही कॉम्प्लेक्स है, उसका कोई एक सिंगल एस्पेक्ट नहीं है। इसी को बुलाया जाता है अनेकतावाद। तो अनेकतावाद किस रिलीजन का फंडामेंटल डॉक्ट्राइन है? जैनिज्म का फंडामेंटल डॉक्ट्राइन है अनेकतावाद। जैनिज्म में 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स हैं। जैनिज्म में 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स चलते हैं, स्पेशली श्वेतांबरा ट्रेडिशन में। कौन कौन से ऑस्पिशियस सिंबल्स हैं? सबसे पहला है स्वास्तिक। स्वास्तिक दिखाता है पीस को, स्वास्तिक दिखाता है वेलबींग को। दूसरा है नंदावर्ता। नंदावर्ता बेसिकली लार्ज स्वास्तिक है विद 9 एंड पॉइंट्स। तीसरा है भद्रासना। भद्रासना वो थ्रोन है जिसको सेंटिफाई कर दिया गया है बाय जिनास फीट। जिना के फीट के द्वारा जिस थ्रोन को प्यूरिफाई कर दिया गया है उसको बुलाया जाता है भद्रासना। चौथा है श्रीवत्सा। श्रीवत्सा क्या है? तीर्थंकरा की इमेज में चेस्ट के ऊपर जो मार्क होता है उस मार्क को बुलाया जाता है श्रीवत्सा। और ये जो मार्क है ये दिखाता है प्योर सोल को। फिर 5वां है दर्पण। दर्पण दिखाता है इनर सेल्फ को। 6वां है मीना युगला। मीना युगला बेसिकली एक फिश कपल है जो कि दिखाता है कॉन्क्वेस्ट ओवर सेक्सुअल इमेजेस को। 7वां है वर्धमानका। वर्धमानका शैलो डिश है जो कि लैंप के तौर पे यूज़ की जाती है और ये लैंप दिखाती है वेल्थ को, फेम को, मेरिट को। और लास्ट है कलश। कलश बेसिकली एक पॉट है जो कि फिल्ड है विद प्योर वाटर। जैनिज्म में 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स चलते हैं। कौन कौन से? स्वास्तिक। स्वास्तिक दिखाता है पीस को। दूसरा नंदावर्ता। नंदावर्ता लार्ज स्वास्तिक है विद 9 एंड पॉइंट्स। तीसरा है भद्रासना। भद्रासना वो थ्रोन है जिसको प्यूरिफाई कर दिया गया है बाय जिनास फीट। चौथा है श्रीवत्सा। श्रीवत्सा क्या है? तीर्थंकरा इमेज में चेस्ट के ऊपर जो मार्क होता है उस मार्क को बुलाया जाता है श्रीवत्सा। और ये जो मार्क है ये दिखाता है प्योर सोल को। 5वां है दर्पण। दर्पण दिखाता है इनर सेल्फ को। 6वां है मीना युगला। मीना युगला बेसिकली एक फिश कपल है जो कि दिखाता है कॉन्क्वेस्ट ओवर सेक्सुअल अर्जेस को। 7वां है वर्धमानका। वर्धमानका बेसिकली एक लैंप है जो कि दिखाती है वेल्थ को, फेम को और मेरिट को। और लास्ट है कलश। कलश बेसिकली एक पॉट है जो कि भरा हुआ है प्योर वाटर से। ये जो 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स हैं इनको बहुत बेसिक तौर पे याद रखना, बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद बात आती है जैनिज्म के 2 स्कूल्स के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है दिगंबर सेक्ट और दूसरा है श्वेतांबर सेक्ट। दिगंबर सेक्ट के जो मॉन्क्स होते हैं वो कपड़े पहनते ही नहीं हैं, और जो फीमेल मॉन्क्स होती हैं वो आर्यकास को पहनती हैं। आर्यकास मतलब प्लेन वाइट साड़ी। तो फीमेल मॉन्क्स आर्यकास को पहनती हैं और जो मेल मॉन्क्स होते हैं वो कपड़े पहनते ही नहीं हैं। ये जो दिगंबर सेक्ट के जैन्स होते हैं ये 5 कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हैं। अभी हमने बात की थी 5 कंस्ट्रेंट्स के बारे में, उन 5 कंस्ट्रेंट्स को ये फॉलो करते हैं। दिगंबर सेक्ट के एक्सपोनेंट कौन है? भद्रबाहु। एक्सपोनेंट कौन है? भद्रबाहु। दिगंबर सेक्ट में ये मानना है कि विमेंस जो हैं वो तीर्थंकराज नहीं हो सकती हैं। दिगंबर सेक्ट के जो मोनेस्टिक रूल्स हैं वो ज़्यादा रिजिड हैं इन कंपैरिजन टू श्वेतांबर सेक्ट। ये जो दिगंबर सेक्ट है इसके अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स की बात की गई है प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी हुई सुतापहुदा में। सुतापहुदा को किसने लिखा? कुंदा कुंद ने लिखा। तो सुतापहुदा में बात की गई है दिगंबर सेक्ट के बारे में। और ये जो दिगंबर सेक्ट है ये 6 इटर्नल सब्सटेंसेस में बिलीव करता है। कौन कौन से 6 इटर्नल सब्सटेंसेस में बिलीव करता है? एक सोल में, दूसरा मैटर में, तीसरा स्पेस में, चौथा मोशन में, 5वां रेस्ट में और 6वां टाइम में। ये 6 इटर्नल सब्सटेंसेस हैं जिनमें दिगंबर सेक्ट बिलीव करता है। श्वेतांबर सेक्ट की अगर बात करें तो ये जो श्वेतांबर सेक्ट के लोग होते हैं ये सिंपल वाइट क्लोथ्स पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और ये फॉलो करते हैं प्रशवनाथ की टीचिंग्स को। प्रशवनाथ जो कि 23rd तीर्थंकरा हैं। ये जो श्वेतांबरा सेक्ट के जैन्स होते हैं ये सिर्फ 4 कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हैं, ब्रह्मचर्य को ये नहीं मानते हैं। इनका मानना यह है कि जो 23rd और 24th तीर्थंकरा हुए उन्होंने शादी की थी। ये जो श्वेतांबर सेक्ट है इसके एक्सपोनेंट हैं स्थूलभद्रा। कौन है? स्थूलभद्रा। और ये जो श्वेतांबर सेक्ट है इनका मानना है कि विमेंस भी तीर्थंकराज हो सकती हैं, और ये सिर्फ 5 इटर्नल सब्सटेंसेस में बिलीव करते हैं,
टाइम में बिलीव नहीं करते हैं, सोल में करते हैं, मैटर में करते हैं, स्पेस में करते हैं, मोशन में करते हैं और रेस्ट में करते हैं। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। दिगंबरा सेक्ट की अगर बात करें तो इनके मॉन्क्स कपड़े पहनते ही नहीं हैं। फीमेल मॉन्क्स आर्यकास को पहनते हैं। ये पांचों कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हैं। इनके एक्सपोनेंट कौन है? भद्रबाहु। इनका मानना यह है कि विमेंस जो है वो तीर्थन का राज नहीं हो सकती हैं और ये 6 इटर्नल सब्सटेंसेज में बिलीव करते हैं। दूसरी तरफ श्वेतांबरा सेक्ट, ये जो सेक्ट है इसमें सिंपल वाइट क्लोथ्स पहने जाते हैं। ये प्रशवनाथ की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। ये 4 कंस्ट्रेंट्स में मानते हैं, ब्रह्मचर्य में नहीं मानते हैं। इसके एक्सपोनेंट कौन है? स्थूलभद्रा। इनका ये भी मानना है कि विमेंस जो है वो तीर्थन का राज हो सकती हैं और ये जो श्वेतांबरा सेक्ट है ये 5 इटर्नल सब्सटेंसेज में मानता है, बिलीव करता है। अच्छा, ये जो जैनिज्म है इसमें एक सेक्ट है दिगंबरास, दूसरा है श्वेतांबरास। दिगंबरास के भी 2 सबसेक्ट हैं। एक है मूला संघ जो कि ओरिजिनल कम्युनिटी कही जाती है और दूसरा तेरापंथी, तरनपंथी और विश्वपंथी। ये जो हैं इनको मॉडर्न कम्युनिटीज़ कहा जाता है। बेसिक तौर पे याद रख लो कि दिगंबरास के 2 सब स्कूल्स हैं। एक है मूला संघ जिसको ओरिजिनल कम्युनिटी कहा जाता है और फिर दूसरे तेरापंथी, तरनपंथी और विश्वपंथी, ये मॉडर्न कम्युनिटीज़ हैं। दूसरी तरफ श्वेतांबरास के 3 सब स्कूल्स हैं। एक है सतनकावाशी और तेरापंथी। ये दोनों लगभग सेम है। ये दोनों ही सेंट्स की वर्शिप में बिलीव करते हैं, आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं, सेंट्स की वर्शिप में बिलीव करते हैं और दोनों ही मुंह के ऊपर पट्टी बांधते हैं। और ये हैं तीसरे वाले मूर्ति पूजक। ये जो मूर्ति पूजक होते हैं ये आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं और मुंह के ऊपर पट्टी नहीं बांधते हैं। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दिगंबरा सेक्ट और श्वेतांबरा सेक्ट, इनके बीच में डिफरेंस। इस डिफरेंस को ढंग से याद रखना। अच्छा, जैनिज्म की 2 पॉपुलर प्रैक्टिसेस हैं। एक है सले खाना। सले खाना इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ वॉलेंट्री फास्टिंग टू डेथ, कि धीरे धीरे खाने को कम करते जाते हैं एंड फास्टिंग टू डेथ। ये जो प्रैक्टिस है इसको बुलाया जाता है सले खाना। हालांकि 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को लिफ्ट कर दिया। तो सले खाना को याद रखना, इट इज़ अ जैनिज्म रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ वॉलेंटरली फास्टिंग टू डेथ। और दूसरी है प्रतिकर्मना। प्रतिकर्मना इज अ प्रोसेस जहाँ पे जैन्स जो हैं वो अपने सिंस के लिए, अपने पापों के लिए रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं। सले खाना क्या है? एक रिलीजियस प्रैक्टिस जिसमें वॉलेंटियरली फास्ट किया जाता है, धीरे धीरे खाने को कम किया जाता है अनटिल डेथ। और दूसरी प्रतिकर्मना। प्रतिकर्मना इज अ प्रोसेस जहाँ पे जैन्स जो हैं वो अपने सिंस के लिए रिपेंट करते हैं। अच्छा, एक जैन फ्लैग भी चलता है। ये इमेज है जैन फ्लैग की। इस जैन फ्लैग में आपको दिख रहा होगा 5 कलर्स हैं। ये जो 5 कलर्स हैं इनको बुलाया जाता है पंच परमेष्टि। क्या बुलाया जाता है? पंच परमेष्टि। बेसिकली ये जो 5 कलर्स हैं ये 5-fold हायरार्की ऑफ रिलीजियस अथॉरिटीज़ अंडर जैनिज्म को दिखाते हैं। वाइट कलर दिखाता है अरिहंत को। अरिहंत वो इंसान होता है जिसने कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। वाइट दिखाता है अरिहंत को। अरिहंत वो इंसान होता है जिसने कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। रेड दिखाता है सिद्धा को। सिद्धा वो इंसान होता है जिसने साल्वेशन को और ट्रुथ को अटेन कर लिया है। येलो दिखाता है आचार्य को। आचार्य इज अ मास्टर ऑफ एडेप्ट्स। आचार्य इज अ मास्टर ऑफ एडेप्ट्स मतलब एक तरीके से गुरु। फिर चौथा है ग्रीन। ग्रीन दिखाता है उपाध्याय। उपाध्याय होता है सेंट, टीचर, पढ़ाने वाला। और लास्ट है डार्क ब्लू। डार्क ब्लू दिखाता है साधु को। साधु बेसिकली होता है मॉन्क। बेसिकली 5-fold हायरार्की है। वाइट दिखाता है अरिहंत को जिसने कैवल्य ज्ञान को अटेन कर लिया है। येलो दिखाता है सिद्धा को जिसने साल्वेशन और ट्रुथ को अटेन कर लिया है। येलो दिखाता है आचार्य को जो कि मास्टर ऑफ एडेप्ट्स है। ग्रीन दिखाता है उपाध्याय को जो कि सेंट, टीचर होता है। और डार्क ब्लू दिखाता है साधु को जो कि मॉन्क्स होते हैं। इसमें एक स्वास्तिक बना हुआ है। ये जो स्वास्तिक है ये दिखाता है कि सोल जो है वो 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। भगवान की फॉर्म में कर सकता है, डीटी के फॉर्म में, ह्यूमन के फॉर्म में कर सकता है, किसी एनिमल या बर्ड वगैरह के फॉर्म में कर सकता है, या हेल में जो ओरिजिन होता है, जो बीइंग होता है, उसके फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो स्वास्तिक दिखाता है सोल के 4 फॉर्म्स को। इस स्वास्तिक के ऊपर जो 3 डॉट्स हैं ये 3 डॉट्स दिखाते हैं 3 ज्वेल्स को। और जो कर्व बना हुआ है वो सिद्धाशिला है। सिद्धाशिला का मतलब क्या है? इटर्नल प्लेस एट द टॉप ऑफ यूनिवर्स। जहाँ पे सारे जिना वगैरह लोग रह रहे हैं, जहाँ पे सारे जैना लोग वगैरह रह रहे हैं, वो इटर्नल प्लेस टॉप ऑफ द यूनिवर्स पे अवेलेबल है। उसको क्या बुलाया गया? सिद्धाशिला दिखाया, सिद्धाशिला बुलाया गया। क्या बुलाया गया? सिद्धाशिला। अच्छा, जैनिज्म के रॉयल पैट्रॉन्स कौन है?
बिंबिसार है, अजातशत्रु है, चंद्रगुप्त है, बिंदुसार है, हर्षवर्धन है, और भी बहुत सारे राजा हैं। बट हाँ, मोटा मोटा इन नामों को याद रख लो। बाकी इसके साथ जैनिज्म की बातचीत खत्म हो गई। देखो, अगर यूपीएससी पूछना चाहे तो फिर तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा गहराई में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अब एक लेक्चर और रह गया है बुद्धिज्म और जैनिज्म की लिटरेचर के ऊपर, जहाँ से अक्सर करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।